हेलीवेट तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस। यानी कि इस चैप्टर के जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो कल्चर वगैरह है, ट्रेडिशन वगैरह है, वो कैसे कैसे चेंज होगा समय के साथ साथ। हम लोग इस चैप्टर में उसी के बारे में रीड करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यूरोप के अंदर 14 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक क्या होगा कि बहुत सारे टाउन्स डेवलप होंगे और धीमे धीमे अलग अलग कंट्रीज साथ में अर्बन मतलब ये वहाँ पे अर्बन कल्चर बन जाएगा। और धीमे-धीमे जब यहाँ पे लोग देखेंगे तो ये लोग सोचने लगते हैं कि भैया कि हम लोग क्या है ज़्यादा सिविलाइज़्ड हैं, बाकी कंपैरिज़न टू बाकी वर्ल्ड के। तो ये लोगों के ये भैया हर किसी के मन में आ जाता है कि वो अगर वो अपने आप को थोड़ा आगे सब मतलब आगे हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो ये लगता है हम भैया बहुत वो हो गए हैं, हमारे साथ तो गधे हैं सब। ये लोग सोचने लगते हैं ऐसा नॉर्मली। और जब क्या होने लगा कि इस समय पे हमने देखा था कि जो मतलब लिखने पढ़ने वाले लोग ज़्यादा होने लगे थे, तो रिच और एरिस्टोक्रेट लोग थे, वो क्या करते थे राइटर्स और आर्टिस्ट को क्या करते थे पैट्रोनाइज़ करते थे, यानी कि संरक्षित करते थे। और इसमें इस समय पे क्या हो गया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी भी खोज हो चुकी थी। तो अब जो पढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए पड़ता था, वो भी अब हर जगह अवेलेबल था, तो लोग पढ़े लिखे भी थे इस समय पे। और हम लोग बात करें इसी टाइम पीरियड पे हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया अलग-अलग पार्ट्स में, मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट में डिवाइड कर दिया गया। तो अब जो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है यहीं से मान ली जाती है। और हम लोग बात करें कि अब जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ चल रहे थे, जैसे ट्रेडिशनल थॉट्स हो गए जो भी थे चर्चेज़ के, जैसे कि जो हमारी धरती है वो फ्लैट है, तो इसको खारिज कर दिया गया। तो हमें बाद में पता चल गया था कि जो धरती है वो कैसी है, गोल है। यानी कि अर्थ सेंटर नहीं है, जो अर्थ है वो चक्कर लगा रही है दूसरे सन का। यानी कि पहले के लोग ये मानते थे कि जो धरती है वो उसका चक्कर सारी चीज़ें लगा रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अगला टॉपिक हमारा वो है रिनेसांस। तो क्या है रिनेसांस? तो अगर आप लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है और अगर आप लोग मतलब जो भी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें रेनेसां के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा। यानी कि रेनेसां का मतलब क्या होता है? रीबर्थ। यानी कि जो हमारा पुराना जो मतलब क्रिश्चियनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चेज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, उनको लेकर जो मिडवल टाइम के साथ डार्क एजेस खत्म होंगी। यानी कि नए विचारधारा, लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग इसका डेवलपमेंट होगा, तो हम लोग उसे क्या कह देते हैं? रेनेसां कह देते हैं। यानी कि रेनेसां का मतलब है रीबर्थ किसका? नई विचारधाराओं का, नई सोच का। जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे हम लोगों ने वो छोड़ दिए थे, जो चर्च वगैरह जो हमसे कहती थी वो हमने छोड़ दिए थे इस समय पर। और 19 फ्रॉम 19th सेंचुरी हिस्टोरियंस यूज्ड टर्म रेनेसां। इसका मतलब होता है कि भैया कल्चरल चेंज हो गया था, क्योंकि पहले के लोग डार्क एजेस मानते थे मेडिवल टाइम पीरियड में यूरोप में, क्योंकि वहाँ पे चर्चेस का राज था, क्योंकि लोग रैशनल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकते थे, उन्हें परमिशन नहीं थी। अगर आप लोग कुछ नए आइडियाज़ चर्च के सामने ले जाते थे, तो वो उसे रिजेक्ट कर देते थे और आपको मार देते थे, जैसे कि अरस्तू के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। और इसमें इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा कौन? स्विस स्कॉलर्स जेकब बर्कहार्ट, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। इनके बारे में डिटेल समझते हैं कि इनका क्या पर्सपेक्टिव था रेनेसां को लेकर। तो जेकब के बारे में जानते हैं। तो जेकब ब्रेकहार्ट हमारे कहाँ से थे? यूनिवर्सिटी ऑफ वेसल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, यानी कि जो स्विस है वहाँ से थे ये एक्चुअली। और ये स्टूडेंट थे किसके? जर्मन हिस्टोरियन जिनका नाम था लियोपोल्ड वॉन रैंके। तो ये इनके क्या थे? स्टूडेंट थे। और ये जो हमारे जोकोब थे, ये इनका मानना ये था कि भैया हिस्ट्री केवल और केवल पॉलिटिक्स के बारे में नहीं होती है, बल्कि हिस्ट्री होती है कल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, अलग-अलग चीज़ों के बारे में जो हिस्ट्री होती है वो बताती है। क्योंकि अगर हम लोग आज के समय पे हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें अलग-अलग एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, सोशल लाइफ़ कैसी थी, तो अलग-अलग पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। इन्होंने अपनी किताब द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसां इन इटली के अंदर लिखा कि जो लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग थी उसने एक नया पर्सपेक्टिव दिया ह्यूमनिस्ट कल्चर को, जो कि फ्लोरिश हुई थी कहाँ पे? इटली में 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में। तो ये कुछ खास बातें लिखी थी इन्होंने अपनी किताब के अंदर। और अब इनका मानना ये भी था कि इस समय का जो आदमी है वो क्या कर सकता है? अपनी विचार से अपने लिए कुछ फैसले ले सकता है, जिससे कि उसका डेवलपमेंट हो। क्योंकि पहले के समय पे क्या था कि जो चर्चेज़ थी वो अपना हर चीज़ में टांग अड़ाती थी, क्योंकि इंसान को लॉजिकली थिंकिंग करने की छूट ही नहीं थी। भैया अगर आप कुछ अपने नए आइडियाज़ प्रेज़ेंट करते थे, तो जो चर्चेज़ थी वो आपको मार देती थी। तो वही था कि भैया जो थिंकिंग थी वो कंट्रोल कर ली गई थी किसके द्वारा? चर्चेज़ के द्वारा। फिर धीमे-धीमे समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है, तो ये भी चेंज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़, फैक्टर्स दैट लीड टू रिवाइवल ऑफ इटालियन, यानी कि कौन-कौन से कारण थे इसकी वजह से जो इटली की सिटीज़ थी वो डेवलप हो गई थी।
तो कैसे-कैसे, क्या-क्या फैक्टर थे रिवाइवल के इटली सिटी के बारे में, उसके बारे में जानने के इटली की सिटीज़ के बारे में, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमारा रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, यानी कि बिखर गया, तो उसके बाद जो इटली थी वो छोटे-छोटे अलग-अलग पार्ट्स में बँट गई थी। और उसके बाद हम लोग बात करें कि जो जैसे ही रोमन एम्पायर खत्म हुआ, फिर उसके बाद फ्यूडल सिस्टम बन गया था हमारा, और जो चर्चेज़ वगैरह थी उनके पास ज़्यादा पावर हमें देखने को मिल रही थी। अगर हम लोग ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में byzantine एम्पायर आ गया था, और अगर वेस्ट की बात करें तो इस्लाम बहुत जल्दी-जल्दी फैल रहा था पूरे वहाँ पे। तो इस समय पर जो हमारी इटली थी बहुत कमज़ोर और बटी हुई थी, तो यानी कि विभाजन था। इवन कि आप लोग 18-19th सेंचुरी तक देखेंगे, जब तक आप लोग जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं क्लास 9th वगैरह में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो इटली थी वो कितनी बुरी तरह से बिखरी हुई थी। तो इटली की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी उस समय तक। तो हम लोग बात करेंगे इटली के कोस्ट का, मतलब इटालियन कोस्ट का क्या हुआ, रिवाइवल हुआ क्यों? क्योंकि जो ट्रेड था वो बढ़ने लगा byzantine एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में। तो भैया ये बीच में पड़ता था, इस वजह से इनका व्यापार बढ़ने लगा। तो अब भैया इकोनॉमी जहाँ की अच्छी होगी, भैया वहाँ का कल्चर, सोसाइटी तो अपने आप फिर अच्छी हो जाती। तो जैसे कि हमें पता था कि 12th सेंचुरी में मंगोल और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ रहा था। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो सिल्क रूट के थ्रू उनका वो बढ़ रहा था। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल था किसका? यूरोपियन कंट्रीज़ का। जैसे कि हम लोग बात करें, अब जो सिटीज़ जो कंट्री ये मतलब जो सिटीज़ थी वो इंडिपेंडेंट सिटीज़ की तरह परफ़ॉर्म कर रही हैं। जैसे कि उनमें मेन है हमारी कौन? फ्लोरेंस और वेनिस। हम लोग बात करेंगे कि तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, बहुत सारी सिटीज़ क्या हुई, एग्जिस्टेंस में आईं, और किसके हाथ में आ गई थी? रिच मर्चेंट और बैंकर्स के हाथ में आ गई थी। अभी क्लर्जी से बिल्कुल फ्री थी। अब बहुत से लोग क्या करते थे, यहाँ भाग के आ जाते थे यहाँ रहने के लिए, क्योंकि अगर अगर आप लोग पहले के समय में देखते होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, क्योंकि पीजेंट के पास तो भैया कुछ होता नहीं था, उनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। क्योंकि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे तो वो अपने अंदर पूरी ज़मीन रखते थे, और इन लोगों को केवल बेवकूफ़ बना देते थे। मतलब जो किसान या फिर आम लोग होते थे, तो वो लोग भाग के कहाँ आते थे? इन टाउन से बस जाते थे, क्योंकि यहाँ पे भैया वो आज़ाद तो थे कम से कम गुलामी से, वहाँ तो उन्हें गुलामी करनी पड़ रही थी। और यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो इटली थी वो धीमे-धीमे डेवलप हो रही थी, और यूरोप मतलब हमने यहाँ पे जो हेडिंग पढ़ी थी कि क्या-क्या कारण थे रिवाइवल के, तो हम लोगों ने पीछे अब समझ लिया कि क्या-क्या कारण थे। क्योंकि भैया ये बैंकर्स और मर्चेंट्स के हाथ में आ गए थे सिटीज़, और इस वजह से यहाँ पे फ्री विल तो थी कम से कम, कि आराम मतलब बिना किसी का गुलाम बने आप काम तो कर सकते थे, ज़िंदा तो रह सकते थे। हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक, रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन स्प्रेडिंग ह्यूमनिज्म के बारे में। तो स्टार्टिंग में जो यूरोप था, तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे बसी हुई थी? इटालियन टाउन्स में बटी हुई थी, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाउडा एंड वोलोगना, जो यहाँ पे लीगल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से मतलब बहुत से लोग पढ़ने के लिए आते थे, और यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड हो रही थी इसकी, लॉयर्स की और नोटरी के, कि वो लोग क्या कर सकते थे, लिखना जानते थे। पढ़ना लिखना कौन अच्छा नहीं है, मतलब पढ़ना लिखना जो भी जानता है, तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि अगर आज की सोसाइटी में भी देखते हैं हम लोग, अगर कोई पढ़ा लिखा होता है तो उसको अच्छी जॉब, अच्छा पेड, मतलब पेड जॉब मिलती हैं, रेदर देन दूसरी जॉब्स के थ्रू। जैसे कि हम लोग बात करें, अगर सेल्स का कोई काम करना है तो फिर उसमें आपको फिजिकल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो फिर आप लोग को इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस समय की सिग्निफिकेंट बात ये है कि जो फ्रांसिस्को पैचार्च थे, इनकी वजह से लॉ बहुत पॉपुलर हो गया था, क्योंकि भैया जो हमारे चर्चेज़ वगैरह थीं वो इतनी अच्छी तरीके से अलग-अलग, इनके पास इतनी क्या नहीं थी, सोर्सेज़ नहीं थे या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जवाब नहीं थे इनके पास। जो जवाब दे रहा था भैया वही तो पॉपुलर होगा। और हम लोग बात करें, रेनेसाँ हुआ, ह्यूमनिस्ट हुआ, तो ये सब टर्म उनके लिए इस्तेमाल की जाती थी जो कि पढ़ते थे या पढ़ाते थे क्या? ग्रामर हुई, पोएट्री हुई, हिस्ट्री हुई, फिलॉसफी हुई, क्योंकि ये सब जितने जितने भी सब्जेक्ट थे, ये सब इन्हीं लोगों के द्वारा आपस में डिस्कशन की वजह से ये डेवलप हुए थे, ना कि कोई रिलीजन की वजह से डेवलप हुए थे। मतलब आपस में डिबेट करते थे और बातचीत करके, तो ये इन्होंने ये सब्जेक्ट बनाए थे, डिस्कशन करके, डिबेट्स वगैरह करके। और इन्हीं आइडियाज़ से नई यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई। जैसे कि हम लोग बात करें फ्लोरेंस के टाउन पेट्रार्क के बारे में, और जो 15th सेंचुरी के बाद जो फ्लोरेंस था वो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड और एजुकेशन सेंटर बन गया। और भैया जब ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कोई चीज़ हो जाती है, तो वो शहर बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, न्यूयॉर्क हुआ या फिर इंडिया मुंबई हुआ, तो ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं, क्योंकि भैया यहीं से तो ट्रेड वगैरह पॉसिबल होता है, क्योंकि मुंबई वगैरह में बहुत जगह सामान आता है। तो फिर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो शहर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो तो फिर चाहे जहाँ भी चले जाइए आप, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और हम लोग बात करें फ्लोरेंस की, तो ये केवल अपनी पैसों की वजह से नहीं जाना जाता था, ये जाना जाता था अपने लोगों की वजह से। जैसे कि यहाँ पे एक पॉपुलर आदमी है जिनका नाम दांते एलिगिरी था, तो ये क्या थे, एक फेमस, ये मतलब अलग-अलग रिलीजन के ऊपर अलग-अलग चीज़ें लिखते थे। और एक थे ग्यूटो, तो ये एक आर्टिस्ट थे जिसकी वजह से ये मतलब जो फ्लोरेंस था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और ये एक लर्निंग का सेंटर, एक तरीके से का इंटेलेक्चुअल सिटी बन गई थी पूरे पूरे इटली के अंदर। कौन? फ्लोरेंस। रेनेशा मैन के बारे में बात करते हैं, तो रेनेशा मैन कौन होता था? ऐसे ऐसे पर्सन जिसके पास अलग-अलग इंटरेस्ट हों, अलग-अलग स्किल्स हों, जैसे कि एक आदमी 32 प काम कर सकता है, तो उनके लिए इस्तेमाल होता था। जैसे कि हम लोग बात करें, आपने डा विंची का नाम सुना होगा, तो डा विंची एक एक हम लोग बात करें, एक सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं थे, अलग-अलग सब्जेक्टों में उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी, तो इस वजह से इस रेनेशा मैन उन्हें ही कहा गया। तो हमारा अगला टॉपिक है द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। तो जो ह्यूमनिस्ट थे वो मानते थे कि 40 जैसे ही जो रोमन एम्पायर था उसका डिक्लाइन हुआ, तो तब से हमारी क्या लग गई, डार्क एजेस लग गई। बाद में हम लोग बात करें 14 सेंचुरी के बाद क्या लग गया, हमारे नेशा लग गया। तो यही इनका मानना था कि भैया रोमन एम्पायर के बाद, रोमन एम्पायर जैसे खत्म हुआ तो हमारा क्या लग गया, डार्क एज लग गया, यानी कि हमारा बुरा वक्त आ गया। इस वजह से इसे क्या कह दिया, मेडिवल हिस्ट्री कह दिया। और या फिर हम लोग बात करें डार्क एजेस कह दिया। और इसके बाद की जो 15th सेंचुरी के बाद में हम लोगों ने क्या, मॉडर्न हिस्ट्री का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये टेबल है जो कि आपको थीम वगैरह बता देगी कैसे किस सेंचुरी को कैसे-कैसे क्या कहा गया। जैसे कि 5th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक मिडल एजेस, 5th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक डार्क एजेस थी, और 9th से 11th सेंचुरी तक अर्ली मिडल एजेस थी, और 11th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक लेट मिडल एजेस थी, और 15th सेंचुरी के बाद से मॉडर्न एज लग गई हमारी। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी। अब हम लोगों का टॉपिक होगा डेवलपमेंट इन साइंस एंड फिलोसफी एंड अरब कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो मॉन्क्स थे और क्लर्जीमैन थे वो फेमिलियर थे, यानी कि वाकिफ थे किससे, ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स के कामों से, जैसे कि किनके, मिडिल एजेस के। तो 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग के वक्त ही बहुत से लोग क्या करने लगे, पढ़ने लगे ग्रीक राइटर्स जैसे कि प्लेटो या फिर एरिस्टोटल के बारे में। क्यों पढ़ने लगे? क्योंकि इन्हें पहले ही से ही ट्रांसलेट कर दिया गया था अरब ट्रांसलेटर के थ्रू। मतलब जो अलग, अगर इवन कि आप लोगों ने क्लास 12th की जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो ट्रैवलर्स वगैरह होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगता था ये ग्रीक और प्लेटो के बारे में। और अल ब्रूनी वगैरह के बारे में आप लोग जब पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लोग कितने पढ़े लिखे थे। और जैसे कि अरब के बहुत सारे ट्रैवलर्स थे, वो क्या जाने, वो मतलब उन्हें अलग-अलग भाषाएँ आती थी, जो बहुत पढ़े लिखे थे, वो लोग, उन लोगों ने ट्रांसलेट कर दी थी इनके वर्क, जैसे कि प्लेटो हुए या फिर एरिस्टोटल हुए। तो इन लोगों ने पहले ही से उनके जो वर्क थे वो मतलब ट्रांसलेट कर दिए थे अरेबिक में। तो 14th सेंचुरी में ये लोग, बहुत से लोग इनके बारे में पढ़ रहे थे। और ऐसा ही नहीं था कि जो अरब थे उन्होंने ग्रीक का काम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, बल्कि जो ग्रीक्स थे उनका काम, उनका उनका उन्होंने भी ट्रांसलेशन कर लिया था अरब्स का काम। जैसे कि हम लोग बात करें कि अरब्स ने क्या-क्या लिखा था, जैसे कि नेचुरल साइंस हुई, मैथमेटिक्स हुई, एस्ट्रोनॉमी हुई, या फिर मेडिसिन हुई, या फिर केमिस्ट्री हुई, तो इनके जो वर्क थे किसके, अरब्स के। तो इन्होंने, जो ग्रीक वाले थे, उन्होंने अपने अंदर ट्रांसलेट कर लिया था अपनी लैंग्वेजेज़ के अंदर। तो अब भैया लोग अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग-अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे थे अब। और क्या हुआ था कि 140 सीई में एक जो किताब थी जिसका नाम था एमेगेस्ट ऑफ प्लोटेमी, जो कि चेंज की गई थी, किस में ट्रांसलेट की गई थी, अरेबिक में, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी ये बुक, किसके ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। तो वो इसे ट्रांसलेट कर लिया गया था किसमें, अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था, जो कि किसके ऊपर बुक थी, ये थी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। और इस समय पर दो लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे मिडवल टाइम पीरियड, मतलब मिडवल टाइम पीरियड में। तो कौन-कौन 2 फ़ेमस लोग थे? पहले थे हमारे इब्न सिना, जो कि एक डॉक्टर थे और फिलॉसफर थे, और दूसरे थे हमारे अल राज़ी। ये इन्होंने पूरी मेडिवल एनसाइक्लोपीडिया लिख दी थी। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे किसके, डेवलपमेंट इन साइंस एंड फिलॉसफी एंड अरब कंट्रीब्यूशन, यानी कि अरब के बारे में थोड़ी बहुत जितनी चीज़ें थी हम लोगों ने पढ़ ली। हम लोग बात करेंगे आर्टिस्ट एंड निहिलिज्म के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ द पीरियड। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो ह्यूमनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट था, सॉरी सर, थोड़ी गलत साइड निकल गई थी हमारा। हाँ, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, आर्टिस्ट एंड निहिलिज्म। तो जो हमारा ह्यूमनिज्म है ये केवल और केवल एजुकेशन की वजह से नहीं फैला है, और इसमें किसका किसका सहयोगदान, मतलब योगदान था, आर्ट का, आर्किटेक्चर्स का, और दूसरी किताबों का भी उतना ही योगदान था जितना एजुकेशन का था।
हम लोग बात करेंगे जो ये हमारे कौन थे इटालियन स्कल्पचर जिनका नाम डोनाटिलो था। तो बेसिकली इनकी जो स्टैचूज वगैरह थे वो बिल्कुल लाइफ लाइक थे, यानी कि बिल्कुल असली लगते थे। क्यों? क्योंकि इनको साइंटिस्ट ने काफ़ी बार हेल्प की थी कि कि जो इंसान है उसका स्ट्रक्चर एक परफेक्ट फिगर कैसा होता है। इवन कि ये लोग क्या करते थे, मेडिकल स्कूल जाते थे कि बोन स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिससे कि इनका जो काम है वो निखर के आया बिल्कुल। जब इन्हें हर चीज़ की डिटेलिंग की, हर चीज़ की जानकारी हो गई, तो फिर काम भी तो भैया अच्छा करेंगे, तब इनको काम की सराहना भी तो करेंगे बहुत से लोग। और इसके साथ-साथ हम लोग बात करें, एक मेडिकल प्रोफ़ेसर थीं जिनका नाम एंड्रेस वेसुलियस था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एडवांस स्टडी स्टार्ट कर दी थी, मतलब बॉडी के ऊपर। तो इसके बाद क्या हुआ, धीमे-धीमे हर चीज़ में साइंटिफिक एडवांस स्टडीज़ होने लगीं, और धीमे-धीमे हम लोग बात करें कि यूज़ ऑफ एनाटॉमी, ज्योमेट्री एंड फिजिक्स टुगेदर विथ लॉजिक ऑफ व्हाट इज़ अ ब्यूटी क्रिएटेड अ क्वालिटी कॉल्ड रियलिज़्म। यानी कि इन सब ने मिलके एक चीज़ बनाई, सबने साथ मिलकर एक चीज़ बनाई, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? रियलिज़्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रियलिज़्म। और कैसे इन लोगों ने हेल्प कर दी, क्योंकि अब जो लोग मूर्तियाँ बनाते थे तो उसमें हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे अभी ये लोग। फिज़िक्स का, ज्योमेट्री का, एनाटॉमी का, तो यानी कि हाथ कहाँ जाए, पैर कहाँ जाए, तो एक एक बेहिसाब नमूना बना दिया किस चीज़ का, सुंदरता का। क्या सुंदर चीज़ बनाई थी, मतलब जो मूर्तियाँ थी बिल्कुल असली लगने लगी थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग देख रहे थे हर चीज़ की परफेक्शन हो रही थी भैया, हर चीज़ की हेल्प ले रहे थे। अलग-अलग ज्योमेट्री की हेल्प ले रहे हैं, फिज़िक्स की ले रहे हैं, तो भैया कोई काम जब आप मेहनत से करेंगे या फिर उसके हर एक पर्सपेक्टिव को देख के करेंगे, तो फिर भैया चीज़ तो फिर अच्छी बननी है। तो ये सब मैं 19वीं सेंचुरी में देख रहा था, और ये 19वीं सेंचुरी तक चलता रहा हमारा। अब हम लोग बात करेंगे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। तो इस पीरियड में कैसे-कैसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुए थे, यानी आर्किटेक्चर मतलब होता है बिल्डिंग्स वगैरह या फिर मॉन्यूमेंट्स वगैरह, ये कैसे-कैसे डेवलप हुए थे। तो 15वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो पोप्स थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे और पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनकरेज की किसकी स्टडी, तो इन्होंने रोम की स्टडी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। और हम लोग बात करें द न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर वाज़ एक्चुअली रिवाइवल ऑफ द इंपीरियल रोमन स्टाइल। द वेल्दी मर्चेंट पोप्स एंड एरिस्टोक्रेट एंगेज्ड दोज़ आर्किटेक्ट्स। मतलब जो यहाँ के बड़े-बड़े मर्चेंट और पोप्स थे, तो वो ऐसे आर्किटेक्चर को बुला रहे थे जो कि क्लासिकल आर्किटेक्चर के मतलब क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में जानते हों पहले से। जिससे क्या होगा कि जो आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर बिगिन टू डेकोरेट बिल्डिंग विद पेंटिंग, स्कल्पचर एंड रिलीव्स। सेवरल पर्सन वर एक्सपर्ट क्वालिटी एज अ पेंटर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स। तो बस वही है कि भैया आप बुलाएंगे जो क्लासिकल मतलब जो क्लासिकल रोमन एम्पायर के बारे में जानते थे, क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में जानते थे रोम की, तो अब दोबारा से रिवाइवल होगा, तो वैसी ही बिल्डिंग दोबारा से बनाने लगेंगे वो लोग। तो इस प्रकार जो रोमन स्टाइल है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा और वो दोबारा से चलने लगेगा सदियों साल बाद, हजार मतलब कई सारे सालों बाद दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। उस समय की बात करें तो जो माइकल एंजेलो थे, तो ये भैया उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, तो उसी समय की बात कर रहे हैं हम लोग। और इनका जो फेमस वर्क है वो कौन सा था, पीटा। और जो हम दूसरे पेंटर हैं उनका नाम क्या है, फिलिपो। अब हम लोग बात करें कि अब जो हमारे आर्टिस्ट थे वो इंडिविजुअली पॉपुलर हो रहे थे, और हर दुनिया भर में अलग अलग जगह से इन्हें मतलब जाने जाने लगा था कि भैया हाँ ऐसा बंदा है, ऐसा ऐसा काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे कैसे डेवलप हुई यहाँ पे। तो यूरोपियंस थे, तो उन्हें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आइडिया कहाँ से मिला था, चाइनीज़ पीपल से मिला था। क्योंकि जब वो लोग यूरोपियन स्टेट करने गए थे किसके, मंगोल के साथ में, तो फिर वो उन्होंने चाइना वगैरह में वहाँ से देखा, तो वहाँ से वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। और हमारे जॉनसन गुटेनबर्ग थे, इन्होंने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, और पहली बार 50 150 मतलब बाइबल्स की कॉपी बनाई थी, कब, 1455 में। अब प्रिंटेड बुक अवेलेबल हो गई, तो जो भैया स्टूडेंट थे अब उन्हें किसी भी लेक्चर के ऊपर या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो आराम से जब चाहें तब अपनी चीज़ें पढ़ सकते थे। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली स्टडी के अंदर। इसी वजह से जो ह्यूमनिज़्म का कल्चर था वो धीमे-धीमे फैला, क्योंकि भैया अब लोगों के पास ईज़िली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। पहले क्या था कि किसी के पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता था कि ब एक्चुअली लोगों को पता ही नहीं था बाइबल के अंदर होता क्या है, सीन तो ये चल रहा था। पर बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो बुक्स थी वो अवेलेबल हो गई, तो लोग पढ़ सकते थे कि हाँ, एक्चुअली बाइबल में लिखा ये है, ये इसका मतलब है, और अलग-अलग चीज़ों के बारे में स्टडी कर सकते थे। ज़रूरी नहीं कि उन्हें कोई लेक्चरर आए और जैसे जानकारी हो बहुत ज़्यादा वही दे। तो अब लोग नॉर्मली